नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन की सीरीज कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज बाय वाजपेयी सर में आप लोगों का फिर से स्वागत। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के सर आ रहे हैं। सर आज आप लोगों को ये बताएंगे कि ये ह्यूमन राइट्स क्या है और ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशन का आपस में संबंध क्या है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को लेकर इतना चिंतित क्यों है, जबकि यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था और सुरक्षा की ज्यादा है। और एक विशेष सवाल कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, या इसको यूं समझिए कि ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता क्या है जब हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इस पर बृहद चर्चा करने के लिए डॉक्टर वाजपेयी सर आ रहे हैं आपके साथ। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आपका जो आज का प्रश्न है वो ह्यूमन राइट्स से संबंधित है और उसमें आपने 3 पहलू ह्यूमन राइट्स के पूछे हैं। पहला तो ये कि ह्यूमन राइट्स है क्या, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की है। बिल्कुल सही। तो फिर ये ह्यूमन राइट्स के लिए लागू करने के लिए इतना प्रयासरत क्यों है। और तीसरा जो पहलू आपने पूछा है कि हम सभी को लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार मिले होते हैं, तो फिर मानव अधिकार की अलग से क्या ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं कंसेप्चुअल बात करूँ आपको। ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स की जो बेस्ट डिफिनीशन है कि ऑल दोज फैसिलिटीज एंड क्लेम्स which are required for a person as a human being are known as human rights। यानी एक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो सुविधाएं, जो क्लेम मिलने चाहिए, वो सभी ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। क्यों? वो तो एक ह्यूमन बीइंग को भी मिलने हैं ना। वो ह्यूमन बीइंग चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, है तो ह्यूमन बीइंग। यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। सभी व्यक्तियों को ह्यूमन होने के नाते, मानव होने के नाते मिल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि ह्यूमन राइट्स में यूनाइटेड नेशंस का जो जुड़ाव है उस पर थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये बात अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ह्यूमन राइट्स की यूनाइटेड नेशंस में क्यों आ गई। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो इटली के शासक मुसोलिनी और जर्मनी के शासक हिटलर के तानाशाही शासनों या साम्राज्यवादी नीतियों के कारण हुआ। तो जब ये विश्लेषण किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो ये बात निकल के आई कि वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण इन देशों में तानाशाही व्यवस्था है। एक कारण। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि अगर भविष्य में भी किसी देश में तानाशाही आ जाएगी तो विश्व शांति के लिए खतरा होगा, जैसा कि ये दोनों खतरा बन गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अगर हमें युद्धों को रोकना है तो अब किसी देश में तानाशाही नहीं आने देना। जब तानाशाही नहीं आने देना है तो उसका इंतजाम क्या किया जाए। उसका इंतजाम ये निकाला गया कि सभी व्यक्तियों को, चाहे किसी भी देश में रह रहे हों, कुछ ऐसे अधिकार मिलना चाहिए, उनको मान्यता मिलना चाहिए कि वहाँ तानाशाही शासन आ ही न पाए। इसीलिए 1948 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने स्वीकार किया। इस डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट करने में अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी वाइफ इलिनर रूजवेल्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। इस जो डिक्लेरेशन है इसमें 5 तरीके के
मानव अधिकारों को जोड़ा गया। राजनीतिक यानी चुनाव लड़ने का, अपनी सरकार चुनने का, पार्टी बनाने का। सिविल राइट्स, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। सामाजिक राइट, परिवार बनाने की स्वतंत्रता, समाज में बराबरी की समस्या। आर्थिक राइट, रोजगार पाने की या लाइवलीहुड पाने की का अधिकार। कल्चरल राइट्स, पांचवें जो थे, कि आपको अपने समाज के कल्चरल जीवन में भाग लेने का अधिकार है। अगर आप सही हिसाब से देखें तो अगर पांचों राइट पूरी दुनिया में लोगों को मिले हुए हैं अगर, तो वहाँ तानाशाही पनप ही नहीं सकती है। वहाँ ऐसी शासन व्यवस्था नहीं आ सकती जो विश्व शांति के लिए खतरा है। अतः ये बात सही है कि यूनाइटेड नेशंस का मुख्य उद्देश्य, जो उसके चार्टर के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए उसे वो सारे उपाय अपनाना है। सैनिक उपाय तो एक हैं, लेकिन वो उनको और सारे उपाय अपनाना है, अप्रत्यक्ष रूप से, जो इनडायरेक्ट रूप से शांति में योगदान देते हैं, और वो है मानव अधिकारों की रक्षा। इसी तरह को मैं इस तर्क को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। आप कहेंगे यूनेस्को की क्या ज़रूरत है? वो तो देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। वो भी तो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। क्यों? उसके पीछे मान्यता ये है कि अगर लोगों में इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा तो युद्ध की संभावना कम होगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यूनाइटेड नेशंस वो सारे काम कर रहा है जो शांति व्यवस्था में सहायक हों और युद्धों को रोकने में सहायक हों। इसलिए यूनेस्को के बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आउट ऑफ रेफरेंस मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। जो यूनेस्को का संविधान है ना, उसकी पहली लाइन ही यही है कि चूंकि युद्ध मानव मस्तिष्क में शुरू होते हैं, इसलिए युद्धों को रोकने के उपाय भी मानव मस्तिष्क में किए जाने चाहिए, सैनिकों में नहीं किए जाने चाहिए। वो बात की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया कि ह्यूमन राइट्स का अगर प्रोटेक्शन होता है दुनिया में सब जगह पर, तो वार, कॉन्फ्लिक्ट, इनकी संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण के उपाय भी करता है। उसके लिए उसने कई संस्थाएं बना रखी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है जो 2006 में जनरल असेंबली ने स्थापित की, जिसको कहते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये एपेक्स बॉडी है, कह सकते हैं सर्वोच्च संस्था है ह्यूमन राइट्स की, क्योंकि इसको किसी भी देश में मानव अधिकारों की उल्लंघन का जांच का अधिकार है। इसके जांच अधिकारी को रिपोर्टर बोलते हैं। किसी देश में जांच कर सकते हैं। जांच करके अगर वो रिपोर्ट देते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि फिर वो लागू कैसे होगा? लागू करने का सिस्टम ये है कि जो मानवाधिकार परिषद या ह्यूमन राइट काउंसिल की रिकमेंडेशन जनरल असेंबली को भेज जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल को भेज जाती हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल फिर वैसे लागू करती है जैसे वो अपने अन्य डायरेक्शन लागू करते हैं। अब रही बात ये कि ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत क्या है जब सब लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार। यहाँ पे समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, they overlap in some respects, but they are different in other respects. अगर आप कंटेंट वाइज देखेंगे तो बहुत सारे मानव अधिकार इसमें हैं, मौलिक अधिकार, बहुत सारे मौलिक अधिकार मानव अधिकारों में, लेकिन सबसे बड़ा अंतर है पहला कि मौलिक अधिकार उस देश के नागरिकों के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं है जिस देश के संविधान में उन्हें शामिल किया गया है, जबकि मानव अधिकार पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए है, किसी देश का भी नागरिक हो। इवन शरणार्थियों को भी जो किसी देश के नहीं हैं उनको भी मानव अधिकार मिले हैं। दूसरा अंतर यह है कि जब संविधान में मानव मौलिक अधिकार मिलते हैं तो उनके पीछे कानून, उस देश के कानून न्यायपालिका की बाध्यकारी शक्ति है। जैसे आपने आर्टिकल 32 में देखा होगा कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
बट दिस इज नॉट द केस विद ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के वही राइट्स यहाँ लागू होंगे जिनको भारत ने स्वीकार कर लिया है। तो ह्यूमन राइट्स का अपना अलग महत्व है और मौलिक अधिकारों का अलग महत्व है। और ये भी तो बात है कि बहुत सारे संविधान में मौलिक अधिकार इतने नहीं दिए जाते जितने भारत में हैं। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो 2-4 ही अधिकार देते हैं, कुछ अधिकार नहीं देते हैं। इसीलिए मानव अधिकारों की व्यवस्था जरूरी है कि पूरी दुनिया में मनुष्यों को कुछ ऐसी सुविधाएं मिलें कि वो तानाशाही शासकों को रोक सकें, वो लोकतंत्र मजबूत कर सकें और शांति सुरक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे सकें। थैंक यू।